हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उदय यादव अगेन एक वीडियो के साथ शामिल हुए। दोस्तों, कोविड के बाद आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, कोविड के बाद लोगों के बड़े फ़ोन आते हैं, बोलते हैं कि जी हमें अभी भी कोविड रिकवर हो गए हैं, उसके बाद भी कुछ एक इश्यूज़ रह गए हैं। स्पेशली जो इश्यूज़ रहते हैं उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू जो लोग डिस्कस करते हैं वो बोलते हैं कि हमारा टेस्ट जो है अभी तक नहीं आया है, हमारा स्मेलिंग सेंस अभी तक नहीं आया है वापस। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये 2 से 3 हफ्ते बाद नॉर्मली जो हमारा स्मेलिंग सेंस या टेस्ट बड्स दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। यदि वो किसी कारण से नहीं हो पाते तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ केसेस में थोड़ा टाइम ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 महीना भी लग सकता है। इसके लिए हमें ओल्फैक्टरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एक्चुअली हुआ क्या है, टेस्ट बड्स जो हमारी टंग के ऊपर होते हैं या स्मेलिंग सेंस जो हमारे नॉस्ट्रिल्स के अंदर होते हैं, वहाँ पर कुछ एक रिसेप्टर्स होते हैं और रिसेप्टर्स के ऊपर कोविड वायरस अटैक करके उसको इन्फ्लामेशन क्रिएट कर देता है, वहाँ पर सूजन क्रिएट कर देता है और वो सूजन ख़त्म होने में कई बार थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो उसके चलते आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ ओल्फैक्टरी ट्रेनिंग करते हैं, जिसके चलते रोज ऑयल या चमेली का तेल या लौंग का तेल ये हम यूज़ करके सुंघाने की कोशिश करते हैं ऑयल्स को, सो दैट कि हमारी स्मेलिंग सेंस वापस आ जाए या हम प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दें, हम रीएजुकेट कर सकें हमारी स्मेलिंग सेंस को या हमारे टेस्ट बड्स को। यदि ये फिर भी नहीं आ पाते हैं तो काफ़ी बार हमें कुछ स्टीरॉइड्स मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये स्मेलिंग और टेस्ट वापस सेंसरी आ जाते हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो रहती है वो कफ की परसिस्ट होती है। पेशेंट यूज टू से कि जी हमारा कोविड तो ख़त्म हो गया, पर खांसी अभी भी नहीं जा रही है। यूजुअली खांसी 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है, कुछ केसेस में ये 2 से 3 महीना भी लगा सकती है। हो क्यों रही है हमें खांसी? क्योंकि हमारी लंग्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई थी और लंग्स के अंदर डेब्रिस रह जाता है। जब लंग्स के ऊपर हमारी एंटीबॉडीज़ काम करती है एंटीवायरस की तरह वायरस को मारने के लिए, तो वहाँ पर डेब्रिस परसिस्ट कर जाता है। या कुछ सेंसरी रिफ्लेक्स कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं या सेंसरी रिफ्लेक्स होते हैं, वहाँ पर फाइबर्स होते हैं जिसकी हाइपर एक्टिविटी के चलते हमें एक धसक या खांसी टाइप का फीलिंग लगी रहती है। उसके अलावा जब भी लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो वहाँ पर स्पूटम रह जाता है। तो स्पूटम को बाहर निकालने के लिए हमारे पास खांसी के फॉर्म में रिफ्लेक्स आता है, या ब्रोंकस या एल्वियाई के अंदर वाली लेयर के ऊपर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से भी हमें खांसी रह सकती है। ट्रीटमेंट की यदि हम बात करें तो यूजुअली ड्राई कफ ज़्यादा कॉमन होता है। ड्राई कफ के केस में हम कुछ मेडिकेशन या हनी ले सकते हैं, हनी टेस्ट ले सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं, या कुछ एक एंटी ट्यूशिव मेडिसिन आती है या सिरप आते हैं जो हम ले सकते हैं, या सिंपल मिश्री मुंह में रख सकते हैं, सो दैट कि हमें एक खांसी वाली फीलिंग ना आए। उसके अलावा वेट खांसी भी, या हम कहें एक खांसी जिसके अंदर स्पूटम बाहर आ रहा हो, वो भी कुछ एक केसेस में रहता है। तो उसके चलते हमें म्यूकोलाइटिक सिरप की ज़रूरत पड़ सकती है, या कुछ एक केसेस में हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। ब्रोंकाइटिस के केस में इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस की यदि हम बात करें तो वहाँ पर हमें स्टीम इनहेलेशन लेनी पड़ सकती है, या कुछ ब्रोंको डायलेटर पंप्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, या कुछ स्टीरॉयडल पंप्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वो चीज़ें हमें लेनी पड़ सकती है, सो दैट कि वो खुल जाए, वहाँ की इन्फ्लामेशन ख़त्म हो जाए।
स्टीम हम लेते रहें सो दैट कि वहाँ का जो पाइप है, वहाँ का जो विंड पाइप है उसको गीला, उसको मॉइस्चर मिलता रहे। उसके अलावा फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे मैं अलग से एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से आपके लंग्स मजबूत होंगे और खांसी भी कम होगी। ये तो हो गई खांसी की बात। उसके अलावा पेशेंट की एक मेन कंप्लेंट होती है कि जी मुझे ये जब से कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद से थकान, या मैं स्लीपी फील करता हूँ, या मेरे बॉडी एक रहता है। ये भी बड़ी कॉमन प्रॉब्लम रहती है। देखिए वहाँ पर हमारे डिफेंस मैकेनिज्म ने काफ़ी काम किया था आपके वायरस से लड़ने के लिए। वहाँ पर हमारे साइटोकाइन बहुत सारे एक्टिवेट थे, उसकी वजह से उसके बाद का आफ्टर इफेक्ट ये रह जाता है, जिसके चलते हमें थकान रहती है, और ये थकान 1 से 2 महीने तक भी परसिस्ट कर सकती है। तो इस चीज़ के लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस चीज़ का ट्रीटमेंट सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी तरह से हमारी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। रेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छे से नींद कंप्लीट करना ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, खूब सारा अच्छे से हेल्दी डाइट लें, प्रोटीन रिच डाइट लें, खूब सारा फ्लूइड इंटेक रखें, खूब सारा पानी पिए, हम खूब सारा हम जितना भी जूस ले सके जूस एक्स्ट्रा लें, ब्रीदिंग अच्छे से प्रॉपरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। लाइट एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं सो दैट कि जल्दी से हमारी रिकवरी हो जाए। तो ये सब हमारी थकान या रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉब्लम पेशेंट कहते हैं कि हमें जी हल्का हल्का बुखार रहता है, हल्का हल्का फीवर रहता है, कि कहीं हमारा कोविड अभी भी परसिस्ट तो नहीं कर रहा। तो भैया घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि ये फीवर 98.4 से लेके 99.5 तक रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिफेंस मैकेनिज़्म अभी भी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम रह सकती है कुछ टाइम। या हमारा एक ब्रेन में सेट होता है प्रोग्राम, उसमें वो सेंसिटिविटी दिखाता रहता है, या ब्रेन उसको बोलता रहता है बॉडी को कि देयर इज़ ए राइज इन टेम्परेचर। तो वहाँ से थर्मोस्टेटिक जो है वो कंप्लेन होती है ब्रेन के अंदर, थर्मोस्टेट होने में टाइम लगता है, उसकी वजह से भी ये फीवर परसिस्ट कर सकता है कुछ टाइम। उसके अलावा नेक्स्ट कंप्लेन पेशेंट की रहती है कि जी जब से मैं ठीक हुआ हूँ मेरा न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ, मुझे सारी चीज़ें घूमती हुई नज़र आती है, या मुझे कई बार लगता है कि मैं चीज़ें भूल गया हूँ, या विड्रॉल सिम्टम्स कि मैं सोसाइटी से अलग रहना चाहता हूँ। इस तरह के फीलिंग्स पेशेंट को हमेशा रहती है। तो उसका कारण ये होता है कि एक तो आप अकेले आइसोलेट रहे 14 दिन के लिए, लोगों से बातचीत आपकी हो नहीं पाई। दूसरा एक पेशेंट साइकोलॉजी होती है कि मुझे ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, क्या मैं ऐसे बच सकता था, यदि मैं ऑफिस में नहीं जाता तो ये नहीं होता, या उस दिन मैं ऐसे नहीं करता तो शायद ये नहीं होता। ये हमारे बीच में, हमारे माइंड के बीच में टसल चलती रहती है, उसके चलते हमें ये प्रॉब्लम आती है। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आप सोसाइटी के साथ जुड़े रहिए, अच्छे से नींद कंप्लीट कीजिए, फ्रेंड सर्कल, फैमिली टाइम दीजिए उनको, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। काफ़ी बार पेशेंट्स क्या है कि अभी हॉस्पिटल से बाहर आया है, जब उसको पता चलता है कि इतना हॉस्पिटल में इतना एक्सपेंसेस हो गया, खर्चा हो गया, उसके स्ट्रेस में आ जाता है। या काफ़ी बार कि मुझे ही क्यों हुआ, या मुझे इससे मैं बच सकता था। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है। ये यदि आपके कंट्रोल में, फैमिली के साथ टाइम देने में, अपने काम को टाइम देने में यदि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें कई बार न्यूरोसाइकेट्रिक की मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए साइकेट्रिक को दिखाने के लिए। आप एक साइकेट्रिस्ट कंसल्ट कर सकते हैं यदि आपको ये प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम पेशेंट्स कहते हैं कि जी मुझे जब से कोविड ठीक हुआ है पेट जो है वो ख़राब रहता है, या स्टमक में दर्द रहता है, या मुझे लूज मोशन या डायरिया टाइप की प्रॉब्लम रहती है। तो ये कारण एक्चुअली क्या था कि हमारा जो वायरस कोविड था वो हमें जीआईटी लेवल पे भी इम्पैक्ट कर रहा था।
दूसरा, हमने बहुत सारी एंटीबायोटिक ली है, तो एंटीबायोटिक के चलते यूजुअली वैसे ही पेट खराब हो जाता है। इस चीज़ में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्या था हमारा कि हमने सब कुछ, जब हमारे कोविड हुआ हमने गर्म चीज़ें सारी चीज़ खाना स्टार्ट कर दी, हमने खूब सारा जिंक भी खा रहे हैं या हम गर्म चीज़ें इतनी सारी खा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से जो हमने इतना गर्म चीज़ें खाई हैं या गर्म बहुत सारा ये स्टीम भी लिया है, तो उनकी वजह से हमारा जीआईटी तक कई बार इम्पैक्ट चला जाता है। तो उससे भी घबराने का कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा जीआईटी अपसेट हो जाता है, उसकी वजह से आ जाता है। जैसे ही वो नॉर्मलाइज होगा तो वो सब चीज़ें हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। अब हमें ध्यान रखना कि वार्निंग साइन क्या क्या है, वार्निंग किस कारण से हमें डरने की ज़रूरत है। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस बड़ी कॉमन हो जाती है। डीवीटी का मतलब होता है कि वहाँ पर हमारे, जब हमने कुछ मेडिकेशन ली थी या साइटोकाइंस थे, तो वहाँ पर हमारा खून को जमने की शक्ति बढ़ गई थी, तो कुछ एक क्लोट्स बन जाते हैं। यदि हमें एकदम से कोई पैर के अंदर, हाथ के अंदर कुछ क्लोट बना हुआ, या हमें एकदम से दर्द हो और वहाँ पर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाए, या कुछ क्लोट्स के चलते वो क्लोट्स यदि ब्रेन तक या हार्ट तक जाते हैं तो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में हमें डरने की ज़रूरत है कि कहीं वो हार्ट अटैक तो नहीं कर रहे हैं, या हमें कुछ ब्रेथलेसनेस एक्स्ट्रा फील हो रही है, तो हमें कुछ डरने की ज़रूरत है। या एकदम से हमें वीकनेस आ रही है। देखिए, हमें वो जो क्लोट है यदि वो ब्रेन के पास जाएगा तो हमें पैरालिसिस या वीकनेस की फीलिंग आ सकती है, तो तब हमें डरने की ज़रूरत है। या हमें एकदम से चेस्ट पेन हो रहा है और चेस्ट पेन के साथ पसीना आ रहा है और भारी लग रहा है, एकदम से जकड़न लग रही है कि जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वजन रख दिया हो, ये सब फीलिंग आ रही है, तो हमें थोड़ा सा इसको एज ए वार्निंग साइन लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा यदि आपको कुछ लग रहा है कि आजकल आपने सुना होगा एक फंगल डिजीज़, ब्लैक फंगस या वाइट फंगस, वो सब चीज़, यदि आपको कुछ ऐसा स्पॉट नज़र आए कि हमें कुछ नाक के अंदर ब्लैकिश नज़र आ रहा है, ब्राउनिश नज़र आ रहा है, या वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, या आइज़ के साथ में आपको रेडिश नज़र आ रहा है, या फेस में, चिक्स में भारीपन लग रहा है, या आपको ब्रेन में ऐसा लग रहा है कि आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उन केसेस में आपको डरने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है। अदरवाइज़ किसी केस में आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दीज आर नॉर्मल सिम्टम्स। उसमें वो टाइम लेगा, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना ले सकता है, वो आपका अपने आप से ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।